हेलो नमस्ते, वेलकम टू योर ओन लॉ चैनल लॉ कैफे में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण कुमार खेड़िया। इस चैनल में हम बेसिकली उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपकी एलएलबी की एग्जाम्स के हिसाब से ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपकी एलएलबी की एग्जाम्स के हिसाब से ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्ट्स, व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब है लॉ ऑफ टॉर्ट डील्स विद सिविल रॉन्ग। इट इज अ सिविल रॉन्ग। दिस इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी imposed by law which gives rise to a civil right of action for a remedy not exclusive to any other area of law। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स उन सिविल रॉन्ग से डील करता है जहाँ पे जब और कोई लॉ यानी कि कोई और सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है या और जो इतने सारे लॉ है, जब वो हमें कोई रेमेडी नहीं दे पाते तो उन जैसे मतलब जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं या उन जैसे मतलब जो रॉन्ग होते हैं, सिविल रॉन्ग जिसे हम कहते हैं, वो सब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स आया कहाँ से, ये मतलब इसका उपज कहाँ से हुई है, इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो इसका जन्म हुआ था, इंडिया ने इसको इंग्लैंड से लिया था। इन द ईयर 1065 इंग्लैंड को नॉर्मन्स ने कॉन्कर किया था, जो एक फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो एक फ्रांस की रीजन थे। जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्कर किया तो काफ़ी सारे जो टेक्निकल टर्म्स थे जो इंग्लिश लॉ में यानी इंग्लैंड के लॉ में आते हैं, उन सब का ओरिजिन जो था वो फ्रेंच से था, और टॉर्ट भी उन्हीं में से एक है। तो टॉर्ट का बेसिकली मतलब है इट इज द वर्ड टॉर्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरीवन इन सोसाइटी इज हैविंग सर्टेन राइट्स। जी हाँ, हम सबके पास कुछ ना कुछ राइट्स है। द पर्पस ऑफ दिस लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू इन्फोर्स द राइट्स एंड ड्यूटीज। और इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स का यही काम है कि उन राइट्स एंड ड्यूटीज को एनफोर्स किया जाए। अब ये कैसे एनफोर्स किया जाएगा, अब और ये क्या होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। Law of tort basically aims to provide redress to parties whose legal rights may have been affected by a civil wrong. However, not all civil wrongs find redress under the law of tort. जो law of tort है वो basically parties की जो civil legal rights है, जो किसी सिविल गलती के वजह से यानी सिविल रॉन्ग होने के वजह से इंफ्रिंज हुए हैं, उनको रिड्रेस करने का काम करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब लॉ ऑफ टॉर्ट का एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? दिस लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ इज सोसाइटीज इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल, while some laws provide a nearly comprehensive structure for regulation. Other areas of law merely truncate the behavior at the margin, dividing what society deems as acceptable from that deemed undesirable. The law of torts is one such branch of law. The term tort is derivative of the Latin word tortum. जो वर्ड टॉर्ट है वो कहाँ से आया था? जैसे पहले हमने कहा था कि वो फ्रेंच लोगों ने ये लॉ ऑफ टॉर्ट दिया था, लेकिन ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और ये आया है वर्ड टॉर्टम से, जो कि एक लैटिन वर्ड था जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है क्रूक्ड और ट्विस्टेड। और आज के तारीख में जब हम पढ़ रहे हैं ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उससे हम बेसिकली एक ही चीज से डिनोट करेंगे कि टॉर्ट का मतलब है सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस टाइप का सिविल रॉन्ग जिसके बदले में हमें कंपेंसेशन मिल सकता है, जहाँ पे हमारा कोई नुकसान हुआ हो और जिसके बदले में हमें कुछ कंपेंसेशन मिले। सो बेसिकली जनरल सेंस में कहा जाए तो टॉर्ट इज अ रॉन्ग। द बेसिक एम ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू शिफ्ट द लॉसेस फ्रॉम द पर्सन अफेक्टेड टू द पर्सन कॉज्ड द लॉस। इसका मेन एम यही है कि जो आदमी जिसके ऊपर सिविल रॉन्ग की वजह से अफेक्ट हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसने थोड़ी कुछ गलत किया था कि उसका कुछ नुकसान हो। जिसने ये नुकसान किया है वो उस नुकसान की भरपाई करे, ये इसका बेसिक एम है। द पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू एडजस्ट दीज लॉसेस एंड टू अफोर्ड कंपनसेशन। जहाँ पे कंपनसेशन की बात आ जाती है बेसिकली छोटे छोटे नुकसानों के लिए, वो सब चीजें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आएगी। सस्टेन्ड बाय वन पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ अनदर, जहाँ पे एक आदमी का नुकसान हुआ है लेकिन ये उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ, किसी और की गलती की वजह से ये उसका नुकसान हुआ है। हाउएवर
tort of law of tort does not attempt to compensate for all the losses, लेकिन हर लॉस को लॉ ऑफ टॉर्ट भी कंपेंसेट नहीं कर सकता है। बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है और इसकी लाइबिलिटी क्या है, इसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, देयर शुड बी अ कमीशन ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट, कि एक एक्ट होना चाहिए दैट इज ऑल्सो अ रॉन्गफुल एक्ट। दूसरा, कोई ना कोई डैमेज होना चाहिए प्लेंटिफ की तरफ, जिसने जो कंप्लेन कर रहा है उसको कुछ ना कुछ डैमेज होना चाहिए, या तो वो एक्चुअल हो सकता है और इट कैन बी अ लीगल डैमेज। However, it is to be noted that damage alone will not suffice to give him who suffers a right of action. खाली जो डैमेज है ये उसे सफाइस नहीं करेगा राइट ऑफ एक्शन के लिए। If the law of exercise of a right cause loss to another, then the act is not actionable under tort. For example, if there are two shopkeepers trading in the same business, say A and B, and A starts selling the same commodity at a discounted rate, that causes detrimental damages to B. Here, even though B suffers damage, B cannot recover for this damage from A because there was no wrongful act committed by A. यहाँ पे हम जो ये कहना चाहते हैं वो ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कुछ ना कुछ डैमेज होने चाहिए, लेकिन हर डैमेज का बदले में लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंपेंसेशन नहीं मिल सकता। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया गया कि दो शॉपकीपर है जो सेम बिजनेस कर रहे हैं, समझ लीजिए वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं ए एंड बी, और पहले दोनों पार्टनरशिप में थे। अब अचानक से उन्होंने पार्टनरशिप अलग कर ली और ए ने वही बिजनेस बी के सामने दूसरी शॉप में खोल दिया और उसका कॉम्पिटिटर बन गया। अब वही सामान जो बी बेच रहा है वही सामान ए डिस्काउंटेड रेट्स में बेच रहा है, जिसकी वजह से बी को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट नहीं किया है। ये उसका हक है, उसका सामान है, वो चाहे तो सस्ते में बेच सकता है, जिसकी वजह से बी को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका धंधा कम हो गया, लेकिन इसके बदले में लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई रेमेडी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एज पर द एक्ट कि डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट क्या है। While no specific definition of tort has been possible which could be unanimously agreed by all the thinkers, certain attempts to define tort have been made and are listed below. सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे definition from Winfield. Winfield says tortious liabilities arises from the breach of a duty primarily fixed by law. This duty is towards person generally, and its breach is redressable by an action or unliquidated damages. Winfield ये कहना चाहते हैं कि टॉर्ट वो है जहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रीच हुआ है जो प्राइमरीली किसी लॉ में बनाया गया है और उस चीज का कुछ ना कुछ सामने वाले आदमी ने गलत किया है और उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इस लॉस के बदले में कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे, एंड जो कंपनसेशन मिलेगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होगा। अब सबसे पहली बात आप पूछेंगे व्हाट इज लिक्विडेटेड एंड व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी डैमेज को डिफाइन कर सके। जैसे कि मैंने आपसे 100 रुपये लिए और मैंने 100 रुपये आपको वापस नहीं लौटा है, तो आपका कितना नुकसान हुआ? 100 रुपये का। इसे कहेंगे हम लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आपका 100 रुपये का नुकसान हुआ है। अब वही समझ लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चलते चलते आपने केला खाया और केले का छिलका पीछे फेंक दिया। अब पीछे से मैं चल के आ रहा हूँ, अब मैं उस केले के छिलके पे आपकी गलती की वजह से, क्योंकि छिलका आपने फेंका था, लेकिन उस केले के छिलके पे फिसला कौन? मैं फिसल गया, और वो फिसलने की वजह से मुझे बहुत सारी चोट आई है, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब यहाँ पे कोई सम फिक्स नहीं किया गया है कि भाई केले के छिलके से फिसल के अगर मुझे लग जाएगी तो मुझे उसके बदले में जो कंपनसेशन मिलेगा वो लाख रुपया मिलेगा, या वो 1000 रुपया मिलेगा, या वो 10,000 मिलेगा। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए मेरी चोट के हिसाब से, जो मुझे डैमेजेस हुए हैं उसके हिसाब से। तो इसे जहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया होता है, उन टाइप के डैमेजेस को कहा जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब हम सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। What according to Salmond, what is law of tort? Law of tort, it is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages, and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or other merely equitable obligation. Underhill defines it as an act or omission which, independent of contract, is unauthorized by law
and results either in the infringement of some absolute right to which another is entitled, or in the infliction upon him of some substantial loss of money, health, or material comfort beyond that suffered by the rest of the public, and which infringement of infliction of loss is remediable by an action for damages. इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन हमारा है वो है पॉलक का. What Pollock says? Pollock says tort is an action or omission, not merely the breach of a duty arising out of personal relations or undertaken by a contract which is related to harm suffered by a determinate person giving rise to a civil remedy which is not an action of contract. अब ये डेफिनेशन ज़रूर थोड़े लंबे हैं, लेकिन आपको समझ के और एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि जो मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर अगर आपने कुछ अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे. इसके लिए जहाँ तक हो सके इसे एज इट इज़ याद कीजिए और एज इट इज़ एग्जाम्स में लिख के आइए. अब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टॉर्ट? अब from the above mentioned definitions we can conclude about the nature of the tort that a tort is a civil wrong. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से कहा है, what is tort? Tort is a civil wrong, and every civil wrong is not a tort. The civil wrong in question must be an act which the law regards as wrongful. सिविल रॉन्ग होना चाहिए जो कि लॉ की नज़र में रॉन्ग है, आपके नज़र में वो है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Here we are not talking about a moral or social wrong. Tort law is specifically talking about a wrong that the law regards as unlawful. Talking from the example of a shopkeeper that we mentioned above, here even though B is wrong financially, it is not a wrong that the law recognizes as unlawful, and hence A is not liable for tortious liability. जैसे कि ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था दो शॉपकीपर्स के बारे में, दो पार्टनर्स के बारे में जो अलग हो गए और बाद में एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में सामान बेचने लगे. वहाँ पे नुकसान बी का हो रहा था, फाइनेंशियल नुकसान उसे हो रहा था, काफ़ी डैमेजेस हो रहा था, लेकिन लॉ के नज़र में ये कोई रॉन्ग नहीं है. उसे नुकसान होने के बावजूद भी ये कुछ गलत नहीं है, ये कुछ गलत नहीं कर रहा था, अनलॉफुल नहीं कर रहा था, इसलिए ये टॉर्शियस लायबिलिटी में नहीं आएगा. एडिशनली almost all the definition considers such wrong to be redressable by an action for unliquidated damages. ये टर्म आप याद रखिए, unliquidated damages. If the claimant cannot recover unliquidated damages, then whatever claim he may have, it is not for tort. It is to be noted, though, that unliquidated damages are not a sufficient condition to constitute tortious liability, it is merely a necessary condition for tortious liability. Deriving from the above discussions, tort may be defined as a civil wrong that is redressable by an action for unliquidated damages. Additionally, tort covers a civil wrong which is other than a mere breach of contract or breach of trust. Thus, it may be observed that A. First, a tort is a civil wrong. Second, such civil wrong is other than a mere breach of contract or breach of trust. Third, such wrong is redressable by an action for unliquidated damages. मैंने फिर से आपको कहा है, ये वर्ड याद रखना, unliquidated damages. A tort is a civil wrong. A fundamental characteristic of tort is that it is a civil wrong. Tortious liability does not cover criminal wrongs. टॉर्ट के अंदर जो भी रॉन्ग्स आएंगे, यानी जो भी आपकी इन्फ्रिंजमेंट होगी वो सब सिविल लाइबिलिटी होगी या सिविल रॉन्ग होगा. क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होगी, क्रिमिनल रॉन्ग्स जो होंगे वो टॉर्ट में नहीं आएंगे. However, a particular wrong may be covered both in civil and criminal laws. The very basic nature of criminal and civil wrong is distinct from each other. In the case of a civil wrong, it is the injured party that institutes civil proceeding against the wrongdoer, while on the other hand, in the criminal proceedings against the accused are brought by the state. एक जो सिविल रॉन्ग होता है और क्रिमिनल रॉन्ग होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको समझाने के लिए ये काफ़ी अच्छा इन लोगों ये हमने बताया आपको. सिविल रॉन्ग के अंदर जो केस होता है वो A वर्सेस B इस तरीके से कहलाता है, यानी एक पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी जिसने उसका नुकसान किया है उसके खिलाफ केस करती है. वहीं पे जब क्रिमिनल कोई केस होता है तो A वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस A होता है, क्योंकि जब क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो स्टेट के खिलाफ मानी जाती है, इसलिए वहाँ पे जो भी आपके केसेस होते हैं वो A वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस A होते हैं. Moreover, it is a criminal wrong. The victim of the crime is not compensated monetarily. और जहाँ पे क्रिमिनल रॉन्ग आ जाता है वहाँ पे उसको मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको भी पता होगा क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है. क्रिमिनल रॉन्ग में जो
क्रिमिनल होता है, जिसने वो क्राइम किया रहता है, उसे सज़ा मिलती है, और सज़ा क्या होती है कि उसे जेल में जाना पड़ता है। तो जब जेल में वो चला जाएगा तो वहाँ पे वो कोई भरपाई नहीं करेगा, वो कोई कंपेंसेशन नहीं करेगा। जैसे एक जो उसने नुकसान किया है वो किसी एक आदमी का किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है उसने, उसकी तरफ उसने किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में उसे जेल मिलेगी, उस आदमी को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। वहीं पे टॉर्ट के अंदर क्या होगा, टॉर्ट में कंपेंसेशन मिलेगा, ना कि जेल मिलेगी। हो सकता है कि दोनों मिले, लेकिन मोस्टली जो होता है टॉर्ट में वो कंपेंसेशन मिलता है और जेल नहीं होती, इसीलिए वो सिविल रॉन्ग में माना जाता है। और टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन अ mere breach of a contract or breach of a trust. Further, a tort is a civil wrong which not exclusively any other kind of civil wrong. If a wrong is covered under any other kind of civil wrong, say a breach of contract or breach of trust, then it would not be considered to be a tort. The first way to go about finding whether a wrong is a tort or not is through the process of elimination. अगर आपको प्रोसेस पता होता है कि टॉर्ट क्या है और कौन से रॉन्ग को सिविल रॉन्ग में डाला जाएगा, किसको टॉर्ट में डाला जाएगा, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप काफ़ी अच्छे से आपके आंसर्स लिख पाओगे और काफ़ी अच्छे से आप इस टॉर्ट के बारे में बता पाओगे। फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर द रॉन्ग इज अ सिविल और क्रिमिनल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है। अगर वो सिविल रॉन्ग है, इट हैज टू बी फर्दर सीन इफ इट इज एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू अनदर रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग, जैसे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इट इज फाउंड दैट इट इज neither mere breach of contract nor any other civil wrong, तब हम ये कह सकते हैं that this is a tort. However, it may be noted that there is a possibility that same act may amount to two or more civil wrongs, one of which may be a tort. For example, if A delivers his luxurious car to B for safe custody for a week and B allows the car to be used by other people who were obviously not authorized by A in the first place, B's act amounts to two wrongs. First, the breach of contract of bailment and second, the commission of tort of negligence. अब जैसे कि इस एग्जांपल में क्या कहा गया है कि A अपनी एक लग्जूरियस कार जो है वो B को देता है सेफ कस्टडी के लिए, क्योंकि A कहीं पे छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है तो वो सोचता है यार मेरी पीछे से कोई गाड़ी है जिसको लग्जूरियस कार है, इसे कोई नुकसान पहुंचा देगा, तो इससे अच्छा मैं मेरे फ्रेंड B के पास में उसे छोड़ देता हूँ एक हफ्ते के लिए। तो उसके ऊपर भरोसा करके बी के ऊपर छोड़ देता है कार को। कार क्या करता है, उसे वो अपने रिलेशन वाले को, अपने पहचान वाले को यूज़ करने के लिए दे देता है, जहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं उससे नुकसान पहुँचा देते हैं उस कार को। अब जब ए आता है, ए आके देखता है कि अरे उसकी कार को तो नुकसान पहुँचा है, तो यहाँ पे अब उसके कितने गलत, उसको पता चलता है कि ये गलती किसकी है, ये गलती बी की है। अब बी ने यहाँ पे दो टाइप के रॉन्ग किए हैं। एक रॉन्ग उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि ये मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिएगा, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन एक ओरल आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, विश्वास का ट्रस्ट था। वहाँ पे ए ने बी को ये ट्रस्ट के साथ में दिया था कि बी जो है उसकी लग्जूरियस कार को संभाल के रखेगा। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने नेग्लिजेंस किया, उसने अपनी लापरवाही के चलते अपने रिलेशंस वालों को या अपने फ्रेंड्स को दे दी वो कार, जिसकी वजह से उस कार को नुकसान पहुँचा। तो यहाँ पे एक सिविल रॉन्ग किया बी ने और एक दूसरा से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि दूसरे सिविल लॉस के अंदर आता है। Since both the wrongs are civil wrongs and damages are main remedy for any kind of civil wrong, the plaintiff can claim damages either under law of torts for negligence or for the breach of contract for bailment, but he cannot claim damages twice. अब जो ए है, वो जो हमारा प्लेंटिफ है जिसके साथ में गलत हुआ, वो चाहे तो दो सिविल लॉ के अंदर जाके अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और दूसरा वो नेग्लिजेंस टॉर्ट्स के अंदर जाके नेग्लिजेंस में क्लेम कर सकता है। लेकिन दोनों में जाके वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एक ही बार मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी। A tort is redressable by an action for unliquidated damages. टॉर्ट, जैसे मैं आपको पहले कई बार कहा, फिर से मैं वही टॉपिक जो है और वही वर्ड दोहराता हूँ, टॉर्ट जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से ताल्लुक रखता है और ना कि लिक्विडेटेड डैमेजेस से। द अफेक्टेड पार्टी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट कैन क्लेम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इट इज दिस पॉइंट ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दैट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ टॉर्ट फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट वेयर द डैमेजेस में बी लिक्विडेटेड। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ते हो तो आपको इतने पैसे की
आपको भरपाई करनी चाहिए। वहाँ पे फिक्स अमाउंट बता दिया जाता है कि आपको लाख रुपए की, 10 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की, जो भी एक फिक्स अमाउंट है उतनी आपको भरपाई करनी पड़ेगी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो या हमारा ट्रस्ट तोड़ते हो तो। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट में कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, जैसा आपका नुकसान होता है उस हिसाब से कंपेंसेशन डिसाइड किया जाता है। कंपैरिजन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ टॉर्ट। There are some fundamental differences between the law of contract and the law of tort. First, it is established that tortious duties exist by virtue of the law itself and not dependent upon the agreement or consent of the persons subjected to them, unlike in a contract, where the duties of the parties towards each other are premeditated and agreed upon. सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट में कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो रहता है वो पहले से जो गवर्नमेंट ने या वहाँ के कंट्री के कानून ने डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से होता है, जबकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो या ज़्यादा पार्टी के बीच में आपस में पहले से समझौता किया है, मतलब जो उन्होंने पॉइंट्स एग्री किए गए हैं उसके हिसाब से होता है। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था उस केले वाले का कि भाई आपने केला खाया और छिलका पीछे फेंक दिया रोड पे और मैं पीछे से आ रहा था, उस छिलके के ऊपर मेरा पाँव गया और मैं फिसल गया और जिसकी वजह से मुझे चोट आई काफ़ी सारी। अब यहाँ पे अपने दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना आपके बीच में आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरा नुकसान तो किया है जिसके बदले में आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सेकेंड, while the main idea of the law of contract is of enforcing promises, tort aims principally at the prevention or compensation of harms. Thirdly, while the law of tort covers a violation of a right in rem, the law of contract covers a violation of the right in persona. Right in rem क्या होता है? Right in rem is a right vested in some determinate person and is available against the world at large. rem यानी पूरी दुनिया, जहाँ पे किसी आदमी के खिलाफ जो राइट्स उसको मिले हैं वो पूरी दुनिया के खिलाफ है, ना कि आदमी के खिलाफ या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन के खिलाफ। वही इसके उलट, इसके अपोजिट जो राइट इन पर्सोना होता है, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट सम डेट्रीमिनेट पर्सन और बॉडी एंड इन विच द कम्युनिटी एट लार्ज हैज नो कंसर्न। यहाँ पे उसे खाली एक इंडिविजुअल से या उन थोड़े बहुत लोगों से मतलब होता है, बाकी के लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता है उससे, उसका मतलब होता है राइट इन पर्सोना। अ टॉर्ट इज अ wrongful act ordinarily of the kind that causes injury to body or property. By contrast, wrongful acts in the contract spheres are in effect broken promises. That is, when a person does not perform the legal obligation of a freely entered contract, that person has a breach a binding promise and thereby committed a legal civil wrong. Comparison between a tort and a crime. अब civil और tort के बीच में तो comparison हो गया, अब हम compare करेंगे what is a tort and what is a crime. Firstly, tort is an infringement of the private or civil rights belonging to individuals. Tort जो होता है वो प्राइवेट और सिविल रॉन्ग होता है, किसी एक आदमी के खिलाफ होता है। Whereas a crime is a breach of public right and duties which affect the whole community. इसीलिए मैंने कहा ना जैसे आपको शुरुआत में कि एक टॉर्ट के अंदर जो केस आएगा वो A वर्सेस B आएगा, यानी इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। वहीं पे जो क्रिमिनल केसेस होंगे वो ए वर्सेस स्टेट होंगे, क्योंकि जो क्राइम होता है वो एक कम्युनिटी के खिलाफ होता है, ना कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ। चाहे वो हम इंडिविजुअल को करें लेकिन उसे कम्युनिटी के खिलाफ माना जाता है। सेकेंडली, इन टॉर्ट द रॉन्ग डूअर हैज टू कंपेंसेट द इंजर्ड पार्टी। जो टॉर्ट होता है, टॉर्ट के अंदर जो इंजर्ड पार्टी है उसको एक्यूज जो रहता है वो कंपेंसेट करता है, वहीं पे क्राइम के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाती है बाय द स्टेट। Thirdly, in tort the action is brought by the injured party. In crime, proceedings are conducted in the name of the state. Same चीज जो मैंने अभी आपको बताई, A versus B and state versus A. अब इसका conclusion क्या है? Conclusion is, thus it can be concluded from the above discussion that tort is an act or omission which should necessarily be a civil wrong leading to a legal damage and is redressable through an action for unliquidated damages. The study of the law of torts is therefore a study of the extent of which the law will shift the losses sustained in modern society from the person affected to the shoulders of the person who caused the loss. Basically, law एक civil wrong है जहाँ पे एक आदमी का नुकसान होता है जो दूसरा आदमी करता है, जिसके बदले में जिसका नुकसान हुआ है उसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, और ये कौन देगा? जिसने नुकसान किया है वो देगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का डेफिनेशन एंड
एम और उसका कंक्लूजन।